जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया है कि भारत की न्यायपालिका को भारत का संविधान किस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखता है। और ये जानना, ये समझना हम सबके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तब तक वो समाज को न्याय नहीं दे पाएगी। और आज हम चल रहे हैं समझने अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में और उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में। आप सब जानते हैं जब तक एक व्यक्ति का रोजगार सुरक्षित नहीं होगा तब तक वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं दे पाएगा, या चयन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा होगी तब भी वो सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगा। तो चल रहे हैं, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे देश में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया कैसे जाता है और उनको उनके पद पे लाया कैसे जाता है। एक न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या योग्यताएं होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है, इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उनकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उनकी क्या विचार है, इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन है? मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के प्रमुख न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोअर कोर्ट के जजों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात हो रही है, क्योंकि इन्हीं के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इन्हीं के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। और न्यायाधीश की विचारधारा सरकार की विचारधारा से अगर मिलती रहेगी तो वो कभी भी सरकार के काम में कोई अड़ंगा नहीं डालेगा। लेकिन सरकार से अगर न्यायाधीश की विचारधारा की थोड़ी बहुत अनबन रहती है तो वो हमेशा उसके विपरीत फैसला देता है, सरकार की गलतियों को उखाड़ देता है, ऐसे मैग्नीफाई कर देता है जनता के सामने कि जैसे छोटी सी भी गलती को इतना बड़ा दिखा देगा कि कोई कहने वाली बात नहीं होती। विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आपके देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, ये कभी भी विवादों से रहित नहीं रही है। और इनकी नियुक्ति में यहाँ पर किन न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। वैसे आपके न्यायाधीश जो होते हैं उनके बनने की प्रक्रिया एक पेपर है, उस पेपर को देंगे आप, फिर जैसे यूपीएससी एक आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया है, सेम वही प्रोसीजर है। पेपर है, फिर इंटरव्यू है, फिर उसके बाद आप बनते हैं। अगर मेरिट में आते हैं तो, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। पहले उसके लिए वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है, वकालत की पढ़ाई करनी पड़े। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वैसे ही जज के लिए भी एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको देना पड़ता है, फिर आप जज बनते हैं। यहाँ पर जो जजों की बात हो रही है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात हो रही है। तो आप ये जान लीजिए, जो राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं आपके, वहां पर राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं आपके, मतलब आपके उच्च न्यायालय हैं, वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में उनकी नियुक्ति में आपके राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ी भूमिका रहती है और साहब का, इनका एक बहुत बड़ा
इनकी भूमिका रहती है उनकी नियुक्ति में। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये एक बात है, अब मान लीजिए ये ए है अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनके बाद वैसे किसको बनना चाहिए? बी को बनना चाहिए, सी को बनना चाहिए, डी को बनना चाहिए, ई को बनना चाहिए या एफ को बनना चाहिए? बताओ आप किसको बनाना चाहिए? बी को। क्रम ये है ना। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है, मतलब जो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के खिलाफ ये व्यक्ति अगर इनकी विचारधारा है ना, तो इनको ना बनाकर इनको बना दिया जाएगा, इनको ना बनाकर इनको बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी राजनीतिक रूप से विवाद से बाहर नहीं रही है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ने हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे ही बनाया है जो उसकी विचारधारा से मैच करता हो। और कभी कभी न्यायाधीशों ने भी इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। उन्होंने जो बनने वाले होते उन्होंने कहा नहीं, जो मुझसे सीनियर है उसे ही बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कभी न्यायपालिका ने अपने आप को स्वयं प्रोटेक्ट किया है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। ये सबको सत्ता प्यारी है, सबको सबका सुप्रीम बनना बहुत पसंद है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को नीचे दबा के रखेगा और दूसरे को आगे निकलने देगा। ये कंपटीशन की दुनिया है, प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। हर कोई चाहता है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो आप ये सुनिए, आगे सुनिए, आपको और बातें समझ में आएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, मुख्य न्यायाधीश का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। मान लीजिए ये बने हुए हैं, तो इनके बाद जो वरिष्ठ होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये एक नियमावली बनी, मतलब ये कोई परंपरा बनी है, कोई नियम नहीं कि नहीं बनाया जाएगा। और इस नियम का बहुत बार खंडन भी हुआ है, मतलब बहुत बार इसे बहुत सरकारों ने तोड़ा भी है। तो कैसे, सुनिएगा। परंपरा क्या है? वरिष्ठ के बाद जो उसके बाद वरिष्ठ होगा उसे बनाया जाएगा, मतलब ए के बाद बी को बनना चाहिए। ये परंपरा है, कोई नियम नहीं है। ये पहले बता दे रहा हूं, ये नियम नहीं है, ये एक परंपरा है कि हमारे देश में चीफ जस्टिस के बाद जो अभी चीफ जस्टिस है उनके बाद जो सीनियर होगा उसको बना दिया जाएगा। अगर उसके पास कार्यकाल बचा पड़ा है उसका तो उसे बना दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके पास नहीं है कार्यकाल फिर उसके बाद जो होगा उसे बनाया जाता है। ये हमारे देश में, लेकिन हमेशा होता क्या है, राजनीतिक विचारधारा को भी ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक पार्टियां इस बात को बहुत ही ध्यान से देखती हैं कि कौन किसकी राजनीतिक विचारधारा किससे मिलती है। अगर इस चीफ जस्टिस की, इस जस्टिस की मतलब ये जो न्यायाधीश है इनकी अगर हमसे मिलती है तो इनको बिठाओ, नहीं तो इनके बाद जो है उसको बिठाओ। ये परंपरा है, हर पार्टी करती है, कोई एक पार्टी नहीं, हर पार्टी इसको करती है। अभी सुन लो, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। तो अभी तक इसको 2 बार खंडित किया गया, 2 बार क्या और भी हो गया होगा, अभी ये पुरानी बुक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह का
क्या महत्व है? देखिए, वास्तविक रूप से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सारी शक्ति मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति कुछ भी करेगा किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद की। तो आप ये जान लीजिए, फिर भी जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भी राय को महत्व रखा गया है। तो यही तो प्रश्न आया है ना यहाँ पर। क्या प्रश्न आया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हो, राष्ट्रपति का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का मतलब क्या है? राष्ट्रपति काम कर रहे हैं तो किसकी सलाह पे कर रहा है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जहां आएगा शब्द, राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की अपनी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है बिना मंत्रिपरिषद के। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? देखिए, अगर संविधान ने कुछ करा है ना तो बहुत सोच समझ के ही करा होगा। बिना सोचे समझे संविधान ने कुछ भी नहीं करा होगा। अगर उसने राष्ट्रपति को न्यायाधीश से सलाह दिलाई है, मुख्य न्यायाधीश से, इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है। इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है। क्या अर्थ है? सुनना। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, तो इस तरह से 1982 से लेकर 1998 के बीच में, इस टाइम पीरियड में आपके सर्वोच्च न्यायालय ने देखा बहुत सारी चीजें सही से नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह नहीं देंगे आपको, वो विकल्प देंगे आपको वो विकल्प देंगे अपने मुख्य मतलब विषय, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनसे डिस्कस करेंगे और आपको 4, 5, 10 न्यायाधीशों की एक लिस्ट प्रदान करेंगे और फिर आपको अर्थात राष्ट्रपति साहब को इन्हीं में से किसी को चुनना पड़ेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यायपालिका ने अपने आप को राजनीतिक हस्तक्षेप से थोड़ा बहुत बाहर कर लिया कि मतलब नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव कम दिखे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ज्यादा दिखे। इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया इस कदम के माध्यम से। क्या करने का प्रयास किया गया? अपने आप को स्वतंत्र राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का प्रयास किया गया। अब भाई मुख्य न्यायाधीश जो लिस्ट देंगे, जो अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से डिस्कस करके उसी में से अब आपको चुनना है। तो अब आपके पास अपनी मर्जी नहीं है, मतलब राष्ट्रपति साहब के पास अपनी मर्जी नहीं है। अब उनको उन्हीं में से चुनना पड़ेगा और नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले विषय में। अगला विषय क्या है? अगला विषय है न्यायाधीशों को पद से हटाना। इतना आसान नहीं है न्यायाधीशों को, पहले ही बता चुका हूं मैं। विधायिका में इस विषय में तभी डिस्कशन, मतलब न्यायाधीशों के संबंध में तभी डिस्कशन हो सकता है
जब उनको उनके पद से हटाने के विषय में चर्चा की जा रही हो, नहीं तो उनके विषय में तो पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में उनके विषय में चर्चा भी नहीं हो सकती। इस चीज के माध्यम से संविधान ने यह करने का प्रयास किया कि उन पे फालतू के आक्षेप न लगाए जाए। एक नेता के ऊपर आक्षेप लगना अलग बात है और न्यायाधीश के ऊपर आक्षेप लगना अलग बात है, समझ गए? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो आइए समझते हैं कि भारत के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से, यहाँ पर किन न्यायाधीशों की बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने, कदाचार मतलब उनकी गलती साबित होने, कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। और मैंने बता ही दिया आपको विशेष बहुमत क्या है, 75% सेपरेटली दोनों सदनों से, सेपरेटली दोनों सदनों से 75% वोटिंग होनी चाहिए, तभी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। ठीक, आगे सुनिए। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त ना हो सका। ठीक है, एक ही बार आज तक हुआ है भारत में, एक ही बार आज तक हुआ है न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में, नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ है। और मैंने आपको बता दिया, देखो जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका को महत्व दिया गया है, राजनीतिक कार्यपालिका को, वही आपके न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के मामले में किसे दिया गया है? विधायिका को। और इसमें आपका विपक्ष भी शामिल है। तो भाई अगर किसी न्यायाधीश पर बेवजह आरोप लगाकर उन्हें हटाया जा रहा है तो फिर आपका विपक्ष भी उनके साथ खड़ा होता है और उन्हें उनके पद से हटने से रोक सकता है। तो ये एक पावर ऑफ बैलेंस है, ये हमारे संविधान का क्या है? पावर ऑफ बैलेंस है कि उसने हर चीज को बहुत ही संतुलित तरीके से विद्यमान किया, बहुत ही संतुलित, बहुत ही संगठित तरीके से विद्यमान किया, जिससे कि कोई किसी पर हावी ना होने पाए, कोई किसी पर किसी भी प्रकार से हावी ना होने पाए। तो मैं आपको वो बता देता हूं किस न्यायाधीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का असफल प्रयास, वो कौन से न्यायाधीश? 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता मतलब घोटाला किया है, घोटाला मतलब पैसे के मामले में कोई घोटाला की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामस्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश
रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अंततः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। समझ में आई बात? वी रामास्वामी को उनके पद से हटाया नहीं जा सका, उन पर आरोप भी सिद्ध हो गए थे। फिर भी राजनीति देखो, राजनीतिक कुटिलता देखो, कांग्रेस में भाग ही नहीं लिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के झोल झाल का वी रामास्वामी के पास बहुत गहरा मोटा सबूत था, तभी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो एक ही बार हुआ है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ भारत की संसद में ये प्रस्ताव आया है और वो विफल हो गया है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।